सो हेलो एवरीबॉडी। तो स्वागत है आज की शानदार क्लास में आप सभी का। आज की शानदार क्लास में हमारा इम्पोर्टेंट सेशन बनेगा, यानी कि हम लोग टॉपिक वाइज जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग जियोग्राफी के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, फिर पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, फिर ईवीएस, और इसके बाद हम लोग स्टैटिक जीके और सारे क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों ग्रेनाइट चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगला है कि रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है। तो दोस्तों ये आग्नेय और तलचटी चट्टानों से होती है, तो यानी कि ए और बी इसके दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, तो इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। तो ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म गैस, तो इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो विश्व का कौन पर्वत है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका माउंट कोटोपैक्सी, ठीक है। ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, तो इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि माउंट एटना क्या है, ठीक है। तो माउंट एटना क्या है कि एक पर्वत है, कि एक पर्वत शिखर है, कि एक ज्वालामुखी है, कि एक पठार है। ये चार ऑप्शन है जो कि आपको सही आंसर इसका बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एक ज्वालामुखी है माउंट एटना, ठीक है, याद रखना है। तो सी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी, तो इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला है कि मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो कहाँ का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवाई का, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि मोना लोआ उदाहरण है, ठीक है, किसका उदाहरण है, कि सक्रिय ज्वालामुखी का है, कि प्रसुप्त ज्वालामुखी का है, कि शांत ज्वालामुखी का है, कि ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का है। ये चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये एक सक्रिय ज्वालामुखी का है, ठीक है, मौना लोआ, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो कौन सा है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, तो किलायु है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये एक है, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक, तो इसका डी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा कि ये पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा स्मॉग, ये द्वितीयक प्रदूषक है, तो इसका ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो पाए जाने प्रमुख खनिज हैं वो हैं, यानी कि लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, तो इसके बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो किस क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो राइट आंसर हो जाएगा सिंगरौली क्षेत्र में। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमांत भंडार की खोज की गई थी।
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ललितपुर में खोजी गई थी, तो इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाने वाला जिला कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चंस में डिस्कस किया है, तो ललितपुर हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, तो कौन सा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, तो ये हस्तिनापुर है, तो इसका सी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि हमारा 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम लागू किया गया था या स्थापित किया गया था, तो इसका ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो कौन सा स्थल है भैया जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा मन, तो इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि चंद्रप्रभा मृग वन भारत के किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि उत्तर प्रदेश में, तो इसका ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है, तो कहाँ बन रहा है बताइए, तो ये इटावा में बन रहा है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग कि उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो इस इटावा में स्थापित किया जा रहा है, तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है या किस क्षेत्र में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा उन्नाव जनपद में स्थित है, तो इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, वन महोत्सव सप्ताह, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है वन महोत्सव सप्ताह, तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है कितने प्रतिशत है, तो राइट आंसर हो जाएगा 6.84% है, तो इसका सी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट यही प्रतिशत पूछा जाएगा एग्जाम में यूपी पुलिस के। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो किसकी कोशिका में भैया कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि लाइकेन, विषाणु, जीवाणु, शैवाल में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है, तो कौन सा रोग है जो कि कीट के काटने से होता है, तो डेंगू। ठीक है, तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है, तो किसकी कमी हो जाती है, तो ये प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो इसका हमारा ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वही मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने के कारण रोग है, कौन सा रोग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि मेनिंजाइटिस, तो इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा एथलीट फुट बीमारी होती है तो किससे होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा फफूंद से होती है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा रोग कवक के कारण होता है, तो कौन सा रोग है भैया जो कि कवक के कारण होता है, तो त्वचा का प्रदाह। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि नाभिक के अलावा के किस कोशिकांक में डीएनए होता है, यानी कि नाभिक के अलावा किस कोशिकांक में डीएनए होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि साधारण मानव में
गुणसूत्र होते हैं। तो कितने होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 46। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये तो क्वेश्चन साधारण है, सब कोई बता देगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए जरा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, इनका जन्म। तो इसका ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनी निष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो महाभिनी निष्क्रमण के रूप में किसे जाना जाता है? तो उनको गृह त्याग को कहा गया है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा कि किस एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि महाभिनी निष्क्रमण का अर्थ क्या होता है, ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गृह त्यागने को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम कौन थे भाई? तो ये बुद्ध के एक गुरु थे। ठीक है, तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से बताइए आप लोग कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ पर दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहाँ पर दिए थे सर्वाधिक उपदेश? तो ये श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जैन धर्म के संस्थापक हैं, तो कौन है जैन धर्म के संस्थापक? तो राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ देव। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव ही थे। ठीक है, तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ठीक है, तो यानी कि जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसके लिए क्या शब्द बोला गया है? तो कैवल्य बोला गया है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि स्यादवाद सिद्धांत है। ठीक है, किस धर्म से है, ये किस धर्म का है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये जैन धर्म का है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है, तो इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो किस एक वंश का शासन था भाई? तो नंद वंश का था। नंद वंश का शासन था, तब सिकंदर ने उत्तर भारत पर हमला किया था, आक्रमण किया था। अगला है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो राइट आंसर हो जाएगा धनानंद। तो इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा कि ये राजा सिकंदर के समकालीन था। अगला है, अब ये यानी कि आपको ये स्टेटमेंट इस तरीके से दिया जाएगा, अब उसका आपको इस तरीके से कूटबद्ध में सही आंसर ऑप्शन टिक करना है। जैसा कि भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारण से थी। तो कौन कौन से कारण थे? जैसा कि पहला स्टेटमेंट दिया है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि उसकी फौज बेहतर थी, और तीसरा स्टेटमेंट में दिया है कि उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी, और चौथा स्टेटमेंट दिया है कि वह एक अच्छा प्रशासक था। अब ये इस तरीके से ये आपके सामने ऑप्शंस है। अब बताइए कि कौन सा ऑप्शंस सही हो सकता है। एक दो तो ऑप्शंस पता ही होगा, तो जो कि आपको एक दो स्टेटमेंट पता ही होगा कि जो सिकंदर की सफलता का कारण क्या था। तो जैसा कि यानी कि हम लोग बात करें तो ये भी था, ये भी सही है। ठीक है, और इसके बाद ये भी सही है कि उसकी फ़ौज बेहतर थी, बिल्कुल सही है। और इसके बाद उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी, ये भी बात सही है। तो तीनों यहाँ के स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन चौथा स्टेटमेंट सही नहीं है, वह एक अच्छा प्रशासक था।
ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यानी कि 1, 2 तथा 3 स्टेटमेंट इसके ऑप्शन बी सही है, ठीक है। ऐसे मिलान करने के लिए भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उस वीर भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो झेलम नदी के तट पर सिकंदर ने किसे पराजित किया था? तो यानी कि इसे आप पोरस कह सकते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनाया था या किसने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा चंदेलों ने बनवाया था। तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि आबू का जैन मंदिर किससे बना है? आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो संगमरमर से बना है। तो डी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। तो किसने कराया था एलोरा गुफाओं का निर्माण? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तो इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त, ठीक है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हड़ ने किस पुस्तक को लिखा है? तो राज तरंगिणी, ठीक है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगर शीशा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद अगला है कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा जयानक है, ठीक है, जयानक। ये ना सोच लेना कि पृथ्वीराज विजय का लेखक पृथ्वीराज चौहान होगा, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा कि जयानक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो 1856 में, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मंगल पांडे सिपाही था तो 34वीं नेटे इन्फेंट्री का। तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर खान था, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा कि बेगम ऑफ अवध यानी कि बेगम हजरत महल के नेतृत्व में आगे बढ़ा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली। तो इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा, अब ये स्टेटमेंट बताना है आपको, ठीक है। जैसा कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? अब ये 4 स्टेटमेंट हैं जो कि इनका आंसर आपको ऑप्शंस में बताना है, ठीक है। तो आप लोग पहले एक बार पढ़ लीजिए, इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद आप लोग इसका आंसर बताना, ठीक है। इसको मैं थोड़ा यहाँ कर दे रहा हूँ। अब जैसा कि पहला स्टेटमेंट दिया है कि महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, कि सरोजनी नायडू ने लिया था, कि मदन मोहन मालवीय ने लिया था, कि मौलाना आज़ाद ने, या इन सभी ने लिया था। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। 1, 2 तो पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। और सरोजनी नायडू ने भाग लिया था, ये भी बिल्कुल सही है। और इसके बाद मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था, लेकिन मौलाना आज़ाद ने भाग नहीं लिया था। तो इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। तो सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू,
तो डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। तो इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि 1932 में हुआ था। तो इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पूना पैक्ट संबंधित था, किससे था, दलित वर्गों से था, हिंदू मुस्लिम एकता से था, कि संवैधानिक प्रगति से था, कि शैक्षिक सुधार से था, किससे था। तो राइट आंसर हो जाएगा दलित वर्गों से था। ठीक है, तो इसका हमारा ये ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि श्री बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था, तो क्या कहलाया था। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा पूना समझौता या पूना पैक्ट इसे कहते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। तो हरिजन संघ की स्थापना की बात करें तो महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ना समझ लेना, क्योंकि आपको ये तो जल्दी से तो याद आएगा कि हरिजन संघ की स्थापना भीमराव अंबेडकर जी कर सकते हैं, नहीं, महात्मा गांधी जी ने किया था। तो इसका हमारा ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था। ठीक है, तो अगर भारत में बात करें तो दोस्तों 1942 में आया था। ठीक है, तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था भारत। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था। तो पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1920। तो सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो कौन सा प्रथम जन आंदोलन था। तो ये असहयोग आंदोलन था। तो इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो इन्होंने जब कांग्रेस को छोड़ा तो इन्होंने किस दल की स्थापना की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी। तो 1939 में। तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा मोहन सिंह था। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। तो किस वर्ष की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 को की थी। तो ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था या कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1946 में। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 में। ये भी आपको याद रखना है। तो डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी, यानी कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, यानी कि खानवा के युद्ध में इन्होंने जिहाद की घोषणा की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो किन के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था या शुरू किया गया था। तो अलवार संतों द्वारा। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रामदास को। तो इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था।
तो राइट आंसर हो जाएगा 1576 में। तो इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तो किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा तुर्कों ने किया था। तो सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता? औरंगजेब को, सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, जिंदा पीर कहा जाता है। अब इसके बाद अगला है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था तो किसने कराया था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने कराया था। तो हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने 1194 के चंदावर के युद्ध में जयचंद को हराया था। तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट यूपी पुलिस के लिए। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ईमानदारी से लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो और रिवीजन करना है, ये दिमाग में रखना है कि हमको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, और बस सारे क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए, प्रीवियस क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, वो करना है। तो हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।